class. How are you all doing? I hope everyone is healthy, everyone is keeping well, and most importantly, everyone is studying well. Right. Now, in the last class, we had introduced the course. And today, what we will do is we will look at the first unit of our syllabus. Okay. And that was, what was the first unit of our syllabus? So it was regarding sources. उसमें majorly there were two divisions, है ना? इसमें कौन-कौन से थे? तो it was with respect to archaeological sources and literary sources, right? तो हम लोग क्या करेंगे? After all, literary sources are coming later, है ना? तो first जो हमारे remains मिलते हैं, first जो हमें उन किसी भी हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन के अलग अलग स्टेजेस के बारे में जो जानकारी मिलती है, इट इज फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, है ना? इट इज फ्रॉम दो सोर्सेज जो से फॉर एग्जांपल कहीं कोई मॉन्यूमेंट है, कहीं कोई आपको किसी भी तरह का रिमेन्स मिल रहा है, राइट? ऑफ कोर्स फॉसिल रिमेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, बट इसके अलावा भी कहीं आपको कोई केव है जहां पे कुछ रेमिनेंट्स मिल रहे हैं ऑफ अ सेटलमेंट लॉन्ग बैक अगो, ठीक है? तो वी विल स्टार्ट विथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टुडे, है ना? और उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा आर्कियोलॉजी को भी समझते हुए चलेंगे एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, क्या क्या इसमें आता है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में काउंट कर सकते हैं. ऑलराइट, so let's start with आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. अच्छा, एक बात बताइए, आर्कियोलॉजी आप समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज आर्कियोलॉजी? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज समझने के लिए पहले आपको आर्कियोलॉजी भी पता होना चाहिए. तो बेसिक अगर आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझे, है ना, तो आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स. ठीक है, सो इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स. तो इसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होगा? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या होगा? इट विल बी अबाउट व्हाट? इट विल बी अबाउट एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशन, है ना, ऑफ दीज मटेरियल रिमेन्स. तो इफ archaeology is the study of the human past, is the study of the human past through material remains, है ना, थ्रू मटेरियल रिमेन्स. अब ये मटेरियल रिमेन्स में आप क्या करते हैं? तो वी डू व्हाट? वी बेसिकली एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट. ऑलराइट, वी डू व्हाट? we explore and excavate these material remains, है ना. अब इसमें मेजरली आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि बेसिकली these material remains range from grand palaces and temples, है ना, range from grand palaces and temples to small discarded products, है ना, of everyday human activity. जैसे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीड्स कहीं देखने के लिए मिल गए, राइट? कहीं आपको से फॉर एग्जांपल कुछ सील्स मिल गए, है ना, कहीं पे हो सकता है जस्ट एक टॉय मिला है, राइट? एंड उससे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, राइट? तो आर्कियोलॉजी में आप हर तरह का मटेरियल जो भी एक एंशिएंट पास्ट के बारे में आपको जानकारी दे, इट बिकम्स अ सोर्स फॉर अस. ठीक है, अब इसमें इनफैक्ट जैसे वन ऑफ द मेजर सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर पॉटरी. पॉटरी रिमेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. इनफैक्ट आप, आई एम होपिंग कि हिस्ट्री आप लोगों ने सबने इतने अच्छे से पढ़ी होगी कि यू वुड रिमेंबर कि जब भी जो है कई एक कल्चर्स हैं जिनके बारे में हम जब एक्सप्लोर करते हैं तो हम उनको ना उनके पॉटरी रिमेन से उनको नाम दिए होते हैं कि
यहाँ पे इस तरह का पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी यहाँ पे मिलता है, तो दिस इज द पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर. तो जस्ट इमेजिन द इंपॉर्टेंस दैट इज गिवन टू दीज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स. ओके, नेक्स्ट इज these includes different things such as structures, artifacts, bones, seeds, pollen, seals, coins, sculptures and inscriptions. ठीक है, तो इसका आपको जो है एक अगर प्रॉपरली इसका फुल एक्सटेंट देखिएगा तो इट विल इंक्लूड क्या क्या. तो शुरू आप किससे कह सकते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वुड बी कौन सा हो सकता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इट कैन इंक्लूड क्या क्या चीजें. इट कैन इंक्लूड बोन्स, एकदम बेसिक जो है ना ह्यूमन रिमेन से ही आप शुरू कर सकते हैं शायद, है ना. तो दिस इंक्लूड्स बोन्स, ठीक है. फिर आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, बोन्स, आर्टिफैक्ट्स. देन नेक्स्ट इज सीड्स, pollens, seals, इस साइड में स्ट्रक्चर्स, इसी में आपको मॉन्यूमेंट्स वगैरह आएंगे इफ देयर आर एनी, है ना, स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट और कौन सा, इनफैक्ट सील्स के साथ साथ यहाँ पे आप पॉइंट्स भी डाल सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज कॉइन्स, फिर स्ट्रक्चर्स के साथ इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स, ऑलराइट. तो बोन्स, आर्टिफैक्ट्स, सीड्स, पॉलेंस, सील्स, कॉइन्स, स्ट्रक्चर्स, इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स, और क्या क्या हो सकता है. तो इसके अलावा भी हैं, जैसे अगर इफ देयर आर एनी, तो क्लॉथ्स, फिर टूल्स, फिर वेपन्स एटसेट्रा. ठीक है ना. तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, जिसको आप कहिएगा यूनिट्स और कंपोनेंट्स ऑफ क्या, किस चीज का, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ इंडियाज एंशिएंट पास्ट. ठीक है, ऑलराइट. अब इसमें ये तो ऑफ कोर्स इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि दे कैन नॉट प्रोवाइड अ फुल पिक्चर ऑफ द पास्ट. ठीक है, तो दे डू नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द मटेरियल कल्चर ऑफ दीज एंशिएंट पीपल्स. ठीक है, एंड दे कैन नॉट, राइट. इसमें एक बेसिक उनकी लिमिटेशन है ना, कि भाई ये जितना आपको दिख रहा है उससे आप जितना इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ठीक है, तो इसी में आपको जब देखने के लिए मिलता है कि व्हेन दीज आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन एनी आर्कियोलॉजिकल साइट, व्हेन दीज आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड इन एनी आर्कियोलॉजिकल साइट, तो इसको आपको क्या करना पड़ता है कि दे आर समटाइम्स लॉस्ट. ठीक है, दे आर फॉरगॉटन, हिडन, है ना, इस तरीके से ही मिलता है. बाई चांस ही जो है आपको वहां पे अगर आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो इट्स वेरी रेयर कि आपको जो है ना बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और अलग अलग टाइम पीरियड के और एक ही जगह मिल जाए. इट्स द मोस्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग्स, बट जनरली वो कहीं पे फॉरगॉटन है, हिडन है, इस तरीके से ही आपको वो चीजें, या लेफ्ट बिहाइंड, है ना, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, राइट. तो दैट इज द काइंड ऑफ सोर्सेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, प्लस आप especially when we are talking about the earliest stages, when we will be talking about the earliest stages, तो उसके केस में ना बहुत कम ही बचता भी कि जो उनका मैग्निफिसेंस होगा, हो सकता है एट द
पीक ऑफ देयर पीरियड, जब वो बने होंगे, जब वो एक्चुअल में अपने पॉम्प में होंगे, दैट इज नॉट एक्चुअली हाउ दे आर सर्वाइविंग, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अ प्लेस जहां पे ह्यूमन एक जो इंजेन्युइटी है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्टिकुलर क्या टाइम पीरियड, इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट इन अंडरस्टैंडिंग दीज सोर्सेस। ऑलराइट, it is of course very natural कि with time these things decay, right? It is a very natural thing that with time these things decay, but आपके लिए इसमें क्या important है कि how much information are you able to take out from these particular sources, ठीक है? तो not all the material traits survive, है ना? And archaeological reconstruction depends upon the amount and kind of material that is preserved, ठीक है? The amount and kind of materials that is preserved, and this in turn depends on the objects and environment that they are in themselves, ठीक है? कि आप समझ रहे हैं कितने सारे इसमें जो वेरिएबल्स हैं, have to be right, have to be like coincidentally working for you to find a good material remain, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आर्कियोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सॉइल किस तरह का है, ह्यूमिडिटी किस तरह की है, राइट? जो मटेरियल अपने आप में है, इज इट अ पेरिशेबल मटेरियल और अ नॉन पेरिशेबल मटेरियल? अगर स्टोन का बना है तो ज्यादा चांसेस बच जाने का, पेपर का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है तो नहीं बचेगा, राइट? तो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स जिसके थ्रू आपको क्या मिलता है कि कोई भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स का जो है आपको उसके बारे में पता चलता है, ठीक है? अब इसी में ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, मटेरियल्स दैट यू विल फाइंड। नेक्स्ट इज, अब कहीं पे भी ना, whenever we find archaeological evidence and archaeological sources, तो उसके केस में there are some important things जो उसको उसके साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ जुड़ा हुआ है। तो लेट्स सी what are the characteristics of characteristics of these archaeological sources, ठीक है? So the first thing is कि archaeology usually provides an anonymous history। वो किसी का ज्यादातर केसेस में अनटिल अनलेस वहां पे कोई कॉइन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि हाँ भाई इस राजा ने इस कॉइन को जारी करवाया है, यूजुअली और जनरली स्पीकिंग, यूजुअली आर्कियोलॉजी प्रोवाइड्स एन एनोनिमस हिस्ट्री। तो इनफैक्ट यूजुअली archaeology provides an anonymous history, anonymous history, ठीक है? It usually provides an anonymous history. Next is it sheds lights on cultural processes rather than events of those times. It sheds light on cultural processes rather than events, है ना? It sheds light on cultural processes rather than the events of those time period, ठीक है? Next is it is the only source for prehistory, है ना, which is the of course the longest part of our human past, है ना? तो it is the only source for prehistory,
इट इज द ओनली सोर्स फॉर प्री हिस्ट्री, है कि नहीं? आफ्टर ऑल यू डोंट फाइंड, है ना, कि जहां पे जो राइटिंग नहीं है ना, तभी तो वो प्री हिस्ट्री है. इफ देर इज नो राइटिंग और एटलीस्ट जो नो नोन सोर्सेज ऑफ राइटिंग, तो अभी तो वो प्री हिस्ट्री में आता है. एंड देन जो बचता है आपके पास क्या है? सिर्फ उनके मटेरियल रिमेन्स, दैट इज आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. एंड दिस इज ऑफ कोर्स द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन पास्ट, है ना. लाखों साल पहले से लेकर के टिल लिटरली कब तक? आपको आइस एजेस तक, है ना. आपको पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज तक आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? टिल द कमिंग ऑफ राइटिंग. राइटिंग तो अभी कुछ ही 1000 साल पहले की बात है ना. उससे पहले तक all of it, all of that human past is prehistory. So longest time of human past. Next is it is the only source, it is the only source for those parts of the past covered by non-deciphered written records, proto-history. So it becomes the only source for those time periods with non-deciphered written records. तो इसको आप कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री. की राइटिंग है, हमें दिख रहा है कि राइटिंग है, वी जस्ट डोंट नो हाउ टू रीड इट. ठीक है. तो ओनली सोर्स फॉर दोज टाइम पीरियड्स विथ नॉन डेसिफर्ड रिटन रिकॉर्ड्स, ठीक है, दैट इज प्रोटो हिस्ट्री. ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली इंडस वैली सिविलाइजेशन के केस में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है ना. इसके केस में आपको क्या हो रहा है कि इट कंटिन्यूज टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इवन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड, ऑफ कोर्स, है ना. इसके बाद भी जैसे हैव यू रिटन इट डाउन? अगर if anyone is writing, still writing, I'll just give you a few seconds. बस एक काम करिएगा कि जैसे ही आप इसको लिख लें तो जस्ट गिव मी अ मैसेज यहाँ पे, सो दैट आई नो कि आई कैन मूव फॉरवर्ड. आई डोंट वांट टू रश यू, बट ये है कि आपका और हमारा दोनों का टाइम इंपॉर्टेंट है, राइट? जस्ट नोट इट डाउन. All right. I hope we can move forward. So it continues to provide valuable information for historical time periods, है ना. मीनिंग यहाँ पे राइटिंग इनका हमें पता है. जैसे से फॉर एग्जांपल द टाइम पीरियड ऑफ मौर्यस. तो मौर्यस के बारे में हमारे पास राइटिंग्स हैं, गुप्तास के बारे में वी हैव लिटरेरी एविडेंसेस, राइट. बट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उनके केस में भी फिर भी इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू फाइंड अशोकन पिलर्स, तो उससे आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है. उनके जो ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, जो आपको कॉइन्स मिलेंगे गुप्ता पीरियड के, जो उस समय का जो एक बेसिक एक मटेरियल कंडीशन है, उनकी कल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है. कि जब कोई कॉइन पे कोई राजा वीणा लेकर के बैठा हुआ है, तो इट शोज दैट कि भाई अच्छा इस समय में ना ये इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का एक इन्फ्लुएंस था.
it shows the importance of music in that society, right? It shows the importance of क्या कि आर्ट एंड कल्चर, जब आपको कोई केव पेंटिंग्स मिलता है, राइट, जब आपको अजंता ओलोरा आप देखते हैं एंड उसको आप एनालाइज करते हैं, तो इट शोज मेनी थिंग्स अबाउट द सोसाइटी दैट मेड इट, ठीक है। तो इवन इन द हिस्टोरिकल पीरियड्स इट कंटिन्यूज टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, है ना। ऑफ कोर्स वहां पे क्या होगा कि व्हेन यू हैव लिटरेरी एविडेंसेस तो आप उस चीज को कोरिलेट कर पाते हैं, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज it shows the aspects of everyday lives that is generally hard to come by in literary sources, ठीक है, या that is generally not revealed or emphasized in texts, that is generally not emphasized in texts, ठीक है। तो इसमें आपको एवरीडे लाइव्स के बारे में पता चलता है। अब इसके बारे में आपको क्या क्या पता चल सकता है किसी भी टाइम पीरियड में, तो यू विल फाइंड दैट उनके ह्यूमन सेटलमेंट्स, किस तरीके से लोग रहते थे, राइट, यू विल फाइंड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, मोड्स ऑफ सबसिस्टेंस, मोड्स ऑफ सबसिस्टेंस, है ना। तो एवरीडे लाइफ्स के बारे में, ह्यूमन सेटलमेंट्स, मोड्स ऑफ सबसिस्टेंस, देयर फूड, देयर क्लोथिंग, है ना। सो देयर फूड, their clothing, right, their clothing. Next, it offers details about crops that they grew, ये आपको क्रॉप्स फूड में ही आप कह सकते हैं। द एग्रीकल्चरल टूल्स दैट दे यूज्ड, है ना, द एनिमल्स दैट दे हंटेड एंड टेम्ड, ठीक है, तो वेपन्स, राइट, फिर टूल्स दैट दे यूज्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको उनके एवरीडे लाइफ्स के बारे में किसी भी टाइम पीरियड में, इट इज ओनली थ्रू, और आपको कब होगा, व्हेन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर एक्चुअली एक्सप्लोर्ड, ठीक है। सो इट शोज एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइव्स दैट इज जनरली नॉट एम्फसाइज्ड इन टेक्स्ट, एंड इसमें आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स, मोड्स ऑफ सब्सिस्टेंस, फूड्स दैट इज क्रॉप्स, क्लोथिंग, वेपन्स, टूल्स, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज it is an excellent source, it is an excellent source of information in various aspects of history of technology। तो यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स, उनके सोर्सेज, है ना, मेथड्स यूज टू मेक आर्टिफैक्ट्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स, वो सारा आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। सो इट इज an excellent source of information for various aspects of history of technology. It is history of technology, जिसमें टेक्नोलॉजी के केस में आपको क्या क्या पता चलेगा, वी विल बी और वी आर एबल टू analyze the raw materials used, है ना,
द सोर्सेस, ये कहां से प्रोक्योर कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ दोज रॉ मटेरियल्स, right? Next is the methods used to make them, methods used to make them, है ना? Next, the different types of materials made by them, और टाइप से आपको समझ में क्या आएगा, उनका यूसेजेस, एंड यूसेजेस से आपको क्या समझ में आता है कि वो किस किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो यूसेजेस एंड इससे एक्टिविटी, राइट? तो हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, देन नेक्स्ट इज it gives us an understanding of the routes and networks of exchange. So it gives us an understanding of networks of exchange, है ना? इसमें क्या क्या आपको आएगा, तो ट्रेड, है ना, ट्रेडिंग रूट्स, trade between regions, trading routes, commodities, traded commodities. इसके अलावा और क्या क्या, अब इसी में आपको ये भी पता चलेगा कि द काइंड्स ऑफ different types of people to people exchanges, interactions, है ना, different types of people to people interactions, all right, है ना? तो अभी तक देख रहे हैं इतने सारे तरीके से आपको इसका जो है बेनिफिट्स देखने को मिल रहा है ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। नाउ इसी में जब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ना इंस्क्रिप्शंस को, न्यूमिस्मैटिक्स को, तो व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज कि आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए उनको एक्सप्लोर करिएगा। जस्ट लुक एट द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू मेक दैट पर्टिकुलर कॉइन, ठीक है? जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ प्लेसेस दैट दे आर फाउंड इन, कि अगर हड़प्पन सील्स आपको मिलते हैं कहां पे, मेसोपोटामिया में, तो व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब वो कहीं से तो हो रहा होगा, तो उससे आपको क्या मिलता है कि अरे भाई लोथल में देयर इज अ डॉक, राइट? अब क्या ये हाई सीज में जा रहे थे या फिर ये कोस्ट के बगल बगल होकर के वहां तक पहुंच रहे थे, ठीक है? अब अगर इससे पहुंच रहे हैं तो ये बीच बीच में रुक भी रहे होंगे, तो उन जगहों पे भी फिर क्या हो रहा होगा, वहां पे इंटरेक्शंस हो रहा होगा, राइट? तो दैट इज हाउ यू मेक इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सोर्सेज एंड उससे जो आप हिस्ट्री निकलती, ठीक है? जैसे अभी तक हम लोग कितनी सारी चीजें देख चुके हैं कि इट इंक्लूड्स ये सारी चीजें, बट अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम आगे आए तो वी सॉ कि इट provides an anonymous history and mostly cultural and
मटेरियल इवेंट इसमें इसके बारे में आपको पता चलता है। बट जब हम लोग इसी में जब जाएंगे तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि वी सी द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ दैट इज जनरली नॉट एम्फेसाइज्ड इन टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वो थे, एस्पेक्ट्स थे। इट शोज द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, इट शोज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ networks of exchange, it gives us an understanding of networks of exchange. And next, lastly, although there is a large number of religious texts available for ancient and early medieval India, an exclusively text-based view of religion will not tell us everything that we want to know about religious practice. So इसके कारण आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि what you will find is it sheds light on religious history, ठीक है, कि जो लोगों का बिलीफ है विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेनी थिंग्स, इसमें एक बहुत की एलिमेंट हो जाएगा इस चीज का कि वेदर एक्चुअली में ये जो चीजें हैं, है ना, रिलीजियस हिस्ट्री, वो किस तरीके से काम कर। अगर आपको विहार और चैत्य मिलते हैं बुद्धिस्ट सोर्सेस के में जिसका मेंशन है, देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हो सकता है यहाँ पे ना मॉन्क्स जो है रहते होंगे, यहाँ पे उनकी मोनेस्ट्रीज चलती होंगी, यहाँ पे वो पढ़ाई करते होंगे। इट गिव्स यू अ फुलर पिक्चर। आप जैसे ही कभी नालंदा महाविहार में जाइएगा, आप और जो इस तरह के और भी अच्छे अच्छे जगह हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, तो जब तक आप उसको देखे नहीं होंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप विकिपीडिया पे पढ़ के जाइए और वहां पे आप एक्चुअली में एक्सपीरियंस करके आइए, राइट। जैसे आप किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो आप उसकी खूबसूरती के बारे में कितनी भी अच्छी से अच्छी जो है ना, आप शेरो शायरी पढ़ के जाइए, और जब वो आप एक्चुअल में एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, दैट गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, है ना। तो ये सबके साथ होता है, तो इट विल ऑल्सो हैपन विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री ऑल्सो, है ना। इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग टू actually feel things what we can actually see, feel, है ना, and touch, right. So it gives us material remains of religious aspects of society, gives us a fuller picture of their belief systems, ठीक है, of their belief systems, ठीक है। इसी में और कोई चीज, तो हमने ट्रेड देख लिया, एवरीडे लाइफ्स देख लिया, रिलीजियस देख लिया, और क्या हो सकता है? इज देयर एनीथिंग, है ना। हम लोगों ने रिलीजियस देख लिया, नेटवर्क्स ऑफ एक्सचेंज देख लिया, टेक्नोलॉजी देख लिया है, राइट। देन वी हैड लुक्ड एट एवरीडे लाइफ्स। कोई और? तो लास्ट में जो होता है एंड पॉइंट ऑफ एवरीथिंग, एंड दैट इज burial remains, है ना। so the it shows the understanding of these societies with respect to death, their relationship with death, वो कैसे देखते थे, है ना, दैट जो एक द ग्रेट अननोन को, कि मरने के बाद क्या होगा, ये सारी सोसाइटी सोचते हैं। हर टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अपनी अपनी जो है थॉट प्रोसेसेस रखे हैं। उसको कुछ लोग डिफरेंट तरीके से फॉलो करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट तरीके से फॉलो करते हैं, बट ब्यूरियल रिमेन्स shed light on the understanding
और डिफरेंट understandings of death in different societies, है ना। तो जैसे कहीं पे आपको क्रीमेशन हो रहा है तो उससे आपको पता चलता है कि अच्छा, जैसे इंडिया के एग्जांपल लेते हैं, अगर हिंदू इसमें थॉट प्रोसेसेस में, तो वहाँ पे आपको ये लगता है कि ओके, यहाँ पे जो है पंचतत्व में विलीन होने वाली जो बात है वो आपको उससे अंदाजा होता है। कहीं पे उसको दफनाया जा रहा है तो वो एक दूसरे थॉट प्रोसेस को दिखाता है। ठीक है, पंचतत्व में विलीन होना या फिर अग्नि का जो है ना, उसमें जो इम्पोर्टेंस है कि आपके जो है मटेरियल रिमेन्स डायरेक्ट पूरे के पूरे जो है नेचर में वो कंट्रीब्यूट हो जाते हैं वापस से। ठीक है, तो ब्यूरियल रिमेन्स जो है ना, कि कहीं पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको कहीं पे जो है ना कुछ पॉट्स के अंदर जो है ब्यूरियल्स मिलेंगे, है ना, पॉट ब्यूरियल्स, बुर्ज होम वगैरह, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, तो वो आपको एक दिखाता है, जैसे आपको कहीं अगर इजिप्ट में ममी मिलता है, राइट, उनके लिए बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जा रहे हैं, तो उससे उस सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती। ठीक है, सो द रिलेशनशिप विथ डेथ इज एन इम्पॉर्टेंट मार्कर, इन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड ये आपको सब कुछ बताएगा। ये आपको उनकी रिलीजियस हिस्ट्री भी बता सकता है ना, उनके बारे में। ये आपको उनके कल्चरल एंड मटेरियल रिमेन्स के बारे में बता सकता है। ये आपको उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकता है। अगर आप पिरामिड्स में देखिएगा कि इस तरह का जो टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, ठीक है, तो वो इसी कारण से है क्योंकि उस सोसाइटी में ये अवेलेबल थी, ये अंडरस्टैंडिंग, तभी वो पिरामिड्स बना पाए। ठीक है, तो इट शेड्स लाइट ऑन द डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ डेथ इन डिफरेंट सोसाइटीज, एंड ऑफ कोर्स उसके कारण जो है और सारी चीजें इन्वॉल्व। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि देर आर नो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व। कोई भी इस तरह की सोसाइटी होगी ना, तो इट इज बट नेचुरल कि देर विल बी प्रॉब्लम्स, है ना। कोई भी इस तरह के सोर्सेज में बट नेचुरल कि उसके कुछ लिमिटेशंस होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे, है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आर्कियोलॉजिकल कल्चर नीड नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब जैसे से फॉर एग्जांपल आपको कुछ टूल्स मिलते हैं, तो अनटिल अनलेस आपको जो है ना जनरली उस और चीजें उसके बारे में ना पता हो, तो आप सिर्फ टूल से ये नहीं बता सकते कि ये कौन सी ट्राइब यूज कर रही हो। उसके ऊपर कुछ मार्किंग्स होंगे, तब आप शायद उसको बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ये लिंग्विस्टिक ग्रुप अपने आप में नहीं बता पाता है, पॉलिटिकल यूनिट, सोशल ग्रुप, है ना, लिनिएजेस इससे नहीं पता चलते, क्लैन, ट्राइब, ये सब नहीं पता चलता हमें। तो बेसिक यूनिट्स ऑफ क्या सोसाइटी हमें उस तरीके से इसके बारे में नहीं उसमें अंडरस्टैंडिंग हो पाती until unless there is extra information or associated information regarding those particular sources। ठीक है, तो फिर अब क्वेश्चन आएगा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ टू एक्सप्लेन चेंजेस इन मटेरियल कल्चर, कि इफ यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली गॉज कि भाई क्या ये जो है यहाँ पे कौन लोग थे और उनका जो है ये क्या अंडरस्टैंडिंग था, तो फिर उनके जो चेंजेस आ रहे हैं कि एक ही जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज जो है कुछ और मिल रहा है, 500 साल बाद की चीजें कुछ एकदम ही डिफरेंट मिल रही है, तो व्हाई आर दोस चेंजेस टेकिंग प्लेस। तो इसमें जो है हमारी फिर एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, स्पेशली जब ये हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू एक्सप्लेन चेंजेस इन मटेरियल कल्चर, स्पेशली पॉटरी ट्रेडिशंस, है ना, एंड अभी भी हम लोग इस चीज को एक तरीके से अभी डील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कि जो आर्कियोलॉजी में एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं एथनो आर्कियोलॉजी। ठीक है, एथनो आर्कियोलॉजी विच स्टडीज द बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लिविंग कम्युनिटीज इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस रिलेटेड टू द कम्युनिटीज ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो एथनो आर्कियोलॉजी में आपको क्या होगा कि बेसिकली यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज कम्युनिटीज, है ना, यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज कम्युनिटीज, और उसके थ्रू फिर आप क्या करते हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो
अच्छा, एथनो आर्कियोलॉजी में जाने से पहले ना लेट्स फर्स्ट लुक एट, क्योंकि दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, प्लस एथनो आर्कियोलॉजी में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि देर इज एन अ वेरी ह्यूज एरिया जो कि इसमें आपको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एटलीस्ट यू गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, इंट्रोडक्शन, एंड देन फिर हम लोग जो है इसमें देखेंगे। ठीक है, तो एथनो आर्कियोलॉजी, एथनो आर्कियोलॉजी is what? It is the study, it studies the behavior and practices of living communities. So it studies the behavior and practices of living communities, practices of living communities in order to, in order to, in order to interpret the archaeological evidence, interpret the archaeological evidence, in order to interpret the archaeological evidence related to these communities of the past, related to these communities, है ना? So basically it studies the behavior and practices of living communities. Ethno archaeology में it studies the behaviors and practices of living communities in order to interpret the archaeological evidence related to the communities of the past. ठीक है? In the Indian subcontinent, in the Indian subcontinent, there are many traditions and features that have still survived. For instance, in India, इसमें आपको बहुत सारी चीजें अभी भी सर्वाइवल उनका दिख जाता है। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना, फिर एनिमल हस्बेंड्री, ऑलराइट, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, नेक्स्ट इज हाउस बिल्डिंग, फिर क्लोथिंग, क्लोथिंग, ठीक है। ये आज भी बहुत सारे ऐसे जो है ना सर्वाइव कर गए हैं, जो आप पुराने टाइम के बारे में, हो सकता है एंशिएंट टाइम के बारे में, मिडिवल टाइम के बारे में एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग इनसे आप ले सकें। ठीक है, इसके अलावा फूड, है ना, फूड, राइट, फूड दे ईट, तो ये सब अभी भी एक आपको गाइड की तरह काम कर सकते हैं, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू कि यहाँ पे इनके अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स। ठीक है, इनके पुराने टाइम पीरियड के बारे में, यहाँ पे इस एरिया में रहने वाले लोगों के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल इन द मैन्युफैक्चरिंग वाले जो आपको एविडेंसेस मिलते हैं इन खम्बट गुजरात के, है ना, इट कैन लिटरली यू कैन सी दोज प्रैक्टिसेस फ्रॉम द हरप्पन टाइम्स, कि हरप्पा में जिस तरह से बीड मेकिंग की जो आपको टेक्नोलॉजी थी, वो खम्बट में आज भी कई एक जगहों पे, ये गल्फ ऑफ खम्बट वाला जो एरिया है ना,
तो ये दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। तो गल्फ ऑफ खम्बट वाला जो एरिया है वहां पे आपको आज भी ये देखने के लिए मिल जाएगा कि वो जो एंशियंट हड़प्पन टाइम के बीड मेकिंग फैक्ट्रीज थे वो किस तरीके से काम करते हैं। ऑलराइट, इसी तरीके से आपको और भी जग एरियाज में आपको क्या करते हैं कि इट बेसिकली इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द फिलिंग ऑफ साइलेंसेस एंड गैप्स इन हिस्ट्री, है ना। तो आप आज के एविडेंसेस के थ्रू आप थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग ले पाते हैं ऑफ द पास्ट, ठीक है। एंड फॉर इंस्टेंस अगर देखिएगा तो जैसे इसके थ्रू आप वुमेन्स रोल इन द सोसाइटी आप समझ सकते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं इफ देयर इज सम ट्रेडिशन दैट इज स्टिल सर्वाइविंग, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अबाउट जो है एथनो आर्कियोलॉजी। अभी हम लोग इतना ही देखेंगे बिकॉज दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट था समझना, है ना। और उसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने बस देख लिया कि कौन कौन सी चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं किस चीज पे, तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन। तो लेट्स स्टार्ट विथ exploration and excavation. All right, exploration and excavation, ठीक है। अभी तक आई होप इट इज प्रिटी मच क्लियर कि अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए हैं। वी हैड स्टार्टेड विथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, राइट। देन वी लुक्ड एट व्हाट आर द components of these archaeological sources, then the characteristics of these archaeological sources, है ना। इसमें हम लोग ने मेजर सारे जो है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एटलीस्ट देख लिए हैं, है ना। एंड लास्टली एथनो आर्कियोलॉजी। अब हम लोग आएंगे कि इनका एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन होता कैसे है, ठीक है। इनका एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन कैसे होता है, क्या इसमें जो है कौन से तरीके यूज होते हैं, कौन कौन से इसमें जो है आपको बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। So the first thing is the science that enables us to systematically dig the successive layers of old mounds, है ना, and to form an idea of the material life of the people is called archaeology. ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया है कि whenever we are talking about the exploration and excavation of material remains, उससे जो है हम लोग अंडरस्टैंडिंग जब लेते हैं तो वो आर्कियोलॉजी में आता है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा इसमें होगा क्या कि किसी भी जगह पे यू विल फाइंड, अगर आप शुरू करते हैं ना कहीं पे भी एक्सप्लोरेशन, तो इट स्टार्ट्स विथ अ माउंड, ठीक है। एंड व्हाट इज अ माउंड जनरली स्पीकिंग, है ना, कि अगर आप टाइम पीरियड पहले के टाइम पीरियड से उसको एक्सप्लोर करें कि कोई जगह है जहाँ पे कभी एक टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर्स रहे होंगे, एंड वहाँ पे आपको क्या हुआ कि विथ टाइम धीरे 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 करके द नेचर और ड्यू टू अदर फैक्टर्स इट हैज बीन कवर्ड, है ना, बाय सॉइल और बाय अदर थिंग्स, राइट। कहीं पे फॉरेस्ट हो जाते हैं, है ना, अंकुर वॉट जैसे एक फॉरेस्ट के बीच में मिला था, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कारणों से क्या हुआ कि ये नेचर उसको रिक्लेम कर लेती। सो अ माउंड इज एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड covering the remains of old habitations, ठीक है। A mound is an elevated portion of land covering old habitations. All right. So an elevated portion of land covering old habitations. अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी माउंड में, है ना, देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंड्स। जैसे इसमें एक लेते हैं। सो द फर्स्ट टाइप कैन बी, इट विल बी अ सिंगल कल्चर माउंड, है ना, इट कैन बी अ
सिंगल कल्चर माउंट, जिसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन कल्चर थ्रू आउट, है ना, इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन कल्चर थ्रू आउट दैट माउंट। ठीक है, उसमें आपको क्या होगा कि जैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं विथ पेंटेड ग्रेवियर कल्चर्स, है ना, एंड सतवाहना कल्चर और कुषाण कल्चर में ये सब आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए। ठीक है, तो ओनली वन कल्चर। सेकंड इज मेजर कल्चर माउंट। ठीक है, मेजर कल्चर माउंट मीनिंग व्हाट, कि there is one culture that is dominant and others are of secondary importance. So one dominant culture throughout the mount, right? And third it is multicultural mount. ठीक है, तो multicultural mount. And what does multicultural mount mean? What did multicultural mount mean? So basically these mounts represent several important cultures in succession, है ना, which can occasionally overlap with one another. So several important cultures मल्टीकल्चर माउंट में several important cultures, ठीक है, which may overlap with one another. ठीक है, so an excavated mound can be of these different types. ठीक है, an elevated portion of land covering old habitations, right? An excavated portion of land covering old habitations, और ये habitations कहीं पे आपको सिंगल, कहीं पे मेजर, कहीं पे मल्टी, तीन डिफरेंट टाइप के आपको इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो सेवरल इंपॉर्टेंट कल्चर्स, वन डोमिनेंट कल्चर एंड ओनली वन कल्चर। ठीक है, आई होप आराम से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब an excavated mound can be used to understand successive layers of the material and other aspects of the culture. ठीक है, तो an excavated mound can be used to understand an excavated mound can be used to understand successive layers of the materials all right, materials and other aspects of a culture, and other aspects of a culture. ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन के केस में व्हाट इज द थिंग कि an elevated portion of land covering old habitations is a mound. There are different types of mound, single, major and multiculture, and an excavated mound can be used to understand the successive layers of materials and other aspects of a particular culture. अब इसमें जो है different types of excavations होते हैं, है ना, जैसे vertical excavation, horizontal excavation, वो सब हम लोग क्या करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।
ठीक है, फॉर टुडे दिस इज योर क्लास। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आई होप यू आर कंफर्टेबल, है ना, इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। कहीं पे कोई दिक्कत आए एकदम खुले मन से पूछना है। कितनी बार भी आपको डाउट होगा, हम कोशिश ये करेंगे कि आपका कोई भी डाउट जो है ना मन में ना रहे, है ना, ये क्लियर होकर के जाए। बिकॉज देखिए, अल्टीमेट थिंग इज कि आपका एग्जाम सही तरीके से क्लियर हो एंड यू शुड गेट अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। ठीक है, सिर्फ जो है रट्टा वाला चीज नहीं है, आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है, राइट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम्स के लिए, अपने हेल्थ के लिए। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।